Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today our topic is force and Newton's law. That is our fourth chapter, lecture number 4, and that is the force and Newton's law. कि हमारी फोर्स और न्यूटन्स लॉ के दरमियान क्या रिलेशन है, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है और हमारी फोर्स जो है वो क्या कहता है. सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ओल्ड व्यू क्या था, यानी एनिसेंट पुराना व्यू क्या था. पुराने लोग जो हैं, पुराने साइंटिस्ट जो हैं, वो फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में क्या कहते हैं. ओल्ड व्यू के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू स्टॉप इफ़ दे आर इन मोशन. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है, और या फिर वो क्या है, मोशन में हरकत कर रहा है, देन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग. तो फोर्स की ज़रूरत होगी, हमें फोर्स को चाहिए होगी हमें, ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या करे, मूव करे. वी सी ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग आफ्टर सम टाइम. हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आप डेली रूटीन में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं कुछ वक्त के बाद जो है ना वो रुक जाते हैं. वो क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उनको जो दी हुई रिक्वायर्ड फोर्स थी वो ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू स्टॉप इफ़ दे आर इन मोशन. अगर ऑब्जेक्ट्स कोई भी हैं वो स्टॉप करते हैं तो किस वजह से करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो रिक्वायर्ड फोर्स लगाई गई हमने वो उसकी कंप्लीट हो जाती है. फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग. उनको मूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फोर्स की. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न व्यू. ये ओल्ड व्यू पहले हमने पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न व्यू क्या है, मतलब जदीद दौर की ये व्यू है वो क्या कह रहा है. उसके मुताबिक ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन देयर इनिशियल, सॉरी यहाँ पे लिखना था, ठीक है, TH. Objects tends to remain in their initial state, force required to change position. हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो रिमेन अपनी एक ही पोजीशन में रहेंगे. उनको मूव करने के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें एक मीडियम की, एक मोशन की ज़रूरत होगी. ऑब्जेक्ट कभी भी हरकत नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास क्या ना हो, मोशन ना हो. थर्ड पॉइंट इज़ डैट व्हाट इज़ मोशन, एनर्शिया. एनर्शिया क्या है? अच्छा, जहाँ पे भी हम फोर्स की बात करेंगे ना, हम छोटी क्लासेस में भी जहाँ भी फोर्स की बात करेंगे वहाँ एनर्शिया ज़रूर आ टपकेगा. तो सबसे पहले हम एनर्शिया को पढ़ लेते हैं कि एनर्शिया होता क्या है. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एनर्शिया. रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन कॉल्ड एनर्शिया. कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कोई भी बंदा जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है, कोई भी गेंद कोई भी हमने बॉल फेंक दी है, कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, हमने उसको फेंक दिया, उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है उसको इनर्शिया कह देते हैं. ठीक है, एक बॉल जा रही है, उसके आगे कोई चीज़ आ जाती है ना, पत्थर आ जाता है, कोई चीज़, वो रुक जाती है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी ना. रुकावट को इंग्लिश में कहते हैं, साइंस में कहते हैं रेजिस्टेंस. तो उसके आगे रेजिस्टेंस क्रिएट होगी तो उसको हम क्या कह देंगे? एनर्शिया. ठीक है, तो जहाँ पे एनर्शिया है आपने समझ जाना कि यहाँ पे क्या मोशन में हुई है पैदा, रुकावट पैदा होगी. More inertia mean it is harder to make body accelerate or de-accelerate. यानी अगर inertia बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है हमारी बॉडी बहुत मुश्किल से या तो एक्सेलरेट कर रही होगी या फिर क्या करेगी, रुक जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो पेपर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिज़िक्स इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं है. ठीक है, तो ये पॉइंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जी क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट फोर्स. ठीक है, अनलेस बाय एक्टिंग अपॉन अ नेट फोर्स. जी, तो वो कहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में रहेगा. न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर हमारा कोई भी जिस्म है, कोई भी चीज़ है, रेस्ट की हालत में रहेगी या फिर मूव ही करती रहेगी, ऐसे मूव ही करती रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी या फिर मूव करती रहेगी. कब तक? जब तक कोई बाहर से कोई बंदा आके उसको
मूव आउट नहीं करवाता, उसको हरकत नहीं देता, उसको हिलाता नहीं जुलाता नहीं, वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगी, वो नहीं मूव आउट करेगी। यहाँ पे एक बात जो है वो नोट करने वाली है, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये इसीलिए किया कि एक बात नोट करना, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स ओनली इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। हमारा न्यूटन्स लॉ सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, नॉन इनर्शियल पे नहीं होगा, इनर्शियल फ्रेम्स पे होगा। ठीक है, ये बात आपने। उसके बाद आ जाता है 5 पॉइंट नंबर 5, जिसमें कहता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। इसका मतलब है जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा हमारी फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोर फोर्स लीड्स टू मोर एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लीड्स किसको करती है, मोर एक्सेलरेशन को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6, ग्रेटर mass of a body harder it is to change its state of motion। जितनी ज़्यादा हमारी ग्रेटर, ग्रेटर कह रहा है ना, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रेटर, हाईलाइटर से भी इसको कर देती हूँ हाईलाइट ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये ले जी, तो इसमें कह रहा है कि जितना ज़्यादा हमारा मैस ग्रेटर होगा हम इतनी मुश्किल होगी बॉडी को चेंज करना अपनी स्टेट को। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा वज़न होगा किसी चीज़ का उसको हिलाना उतना ही मुश्किल होगा। अपनी मिसाल ले लें जनाब जी, तो एक्सेलेरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m की। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को, तो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, F/m की। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल है m a की। कैसे, ये m और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया, ये कांस्टेंट k। ठीक है, ये इक्वल का साइन आ गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम 7 पॉइंट पे, डेट इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैंने बस सिंपली कर दिया, ज़्यादा नहीं मैंने किया। तो हमारा एक्सेलरेशन ये वाला, इसको F इज इक्वल है ma, वही चीज़ मैंने फिर डिफाइन कर दी जो कि सेकेंड लॉ ऑफ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ F इज इक्वल है ma, न्यूटन लॉ यही कहता है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। तो पॉइंट नंबर 8 में वो क्या कहता है, कहता है फोर्स बराबर है ma के, डेट इज वन रिलेशन बिटवीन 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। कितनी क्वांटिटीज़ में, 3 क्वांटिटीज़ में इंडिपेंडेंट रिलेशन, जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कौन कौन सी हैं जी, मैस है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है। फॉर इट वी मेजर इट सेपरेटली, इसी वजह से हम एक्सेलरेशन को, मैस को, फोर्स को सेपरेटली, अलग अलग जो है ना वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जी, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन पे आ जाता है। एक्सेलरेशन में कहता है एक्सेलरेशन मेजर्ड इन ऑब्जर्विंग रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, हमारी वेलोसिटी में जब चेंज आ जाता है ना, यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है, उनको आपस में जो उनका फ़र्क है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मेजर्ड इन ऑब्जर्विंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मैस क्या होता है, मैस इज मेजर इन अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी जिस्म में जितनी भी मादे की मिकदार है उसको हम मैस कह देंगे। ठीक है, फोर्स क्या होती है, तीसरा पॉइंट है फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी, रिपल्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स अब किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या होती है, ऊपर से कोई चीज़ें जब फेंकी जाती हैं नीचे, तो नीचे जो चीज़ उसे खींच रही होती है, कशिश, उसको कहते हैं ग्रेविटी। और रिपल्शन, कोई चीज़ जो अपोज करती है, रेजिस्ट करती है कि मेरी तरफ ना आओ, दूर ही जाओ, उसको क्या कहते हैं, फोर्सेस की कैटेगरी में आती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 9 पे, जिसमें कहता है फोर्स डायमेंशंस। फोर्स की डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये मैस लिख लिया और ये एक्सेलरेशन। मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर उसमें बताया था कि एल जो है वो किसको डिनोट करता है और टी किसको डिनोट करता है, सेकंड माइनस स्क्वायर में है ना, तो ये और एल हमारे पास क्या होगा, मैस हो जाएगा। ठीक है, मैस सेकंड पर स्क्वायर उसकी जगह पे याद जी। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, वैसे भी हमेशा फिजिक्स को तैयार करने के लिए इसमें कहता है 1 न्यूटन इक्वल होती है 1 किलोग्राम
नॉट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 10 पे। हमारे 10 पॉइंट्स हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे से याद हो गए। अब 10 पॉइंट पे आते हैं। इसमें कहता है फोर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। हो सकता है आपकी फोर्स इंटरनल हो सकता है आपकी फोर्स क्या हो, एक्सटर्नल, अंदर वाली फोर्स हो सकता है आपकी फोर्स बाहर वाली हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम्स, एटम्स की आपस में जो कशिश होती है ना उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम्स विद इन ब्लॉक्स ऑफ वुड कॉल्ड द इंटरनल फोर्स। क्या कहलाता है, ब्लॉक्स की इंटरनल फोर्स कहलाती है। समथिंग पुश द वुड और एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल। वो कहते हैं कोई चीज़ आपको आपकी बॉडी को दूर परे फेंक रही है, वो एक्सटर्नल हो जाएगी। जो आपकी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है कि आ जाओ, वो क्या कहलाएगी, इंटरनल। दो मेन डिफरेंस हैं। इंटरनल वो जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है और एक्सटर्नल का मतलब जो अपनी चीज़ों को परे धकेलता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 11 पे। फोर्सेस आर वेक्टर सो एडिट वेक्टरली। अब वो कहते हैं कि हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी है क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, वेक्टरली ऐड करते हैं, जमा करते हैं। सो इसके ऊपर ये देखें वेक्टर लगाया हुआ है। ये साइन जो होता है ना इसको कहते हैं वेक्टर का साइन। फोर्स इक्वल टू फोर्स 1 2 3 और ऊपर देखें वेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं ज़्यादा सर। डेट्स मीन इसका मतलब है कि एक्स वेक्टर पोजीशन वेक्टर या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड सेपरेटली एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऐड सेपरेटली। आपने कभी ऐसे करके डायग्राम देखी होगी। ये रिजल्टेंट वाला एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। वैसे ये रिजल्टेंट वाला वही वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 12 पे। पॉइंट नंबर 12 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब देखते हैं जी। ग्रेविटी एक्ट डायरेक्टली ऑन मास ऑफ आवर बॉडी। हमारी ग्रेविटी जो है वो फ़ौरन से पहले किस पे एक्ट करती है, हमारी बॉडी पे, ठीक है। अब बॉडी मैस m1 एक्सपीरियंस द फोर्स। एक बॉडी जिसका मैस m1 है कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, m1 g1। g इसमें ग्रेविटेशन है, m इसमें मैस है और f क्या फोर्स है। वाइल m2 विल बी f2 इज इक्वल m2 g, यानी कि फोर्स 2 जो है वो मैस 2 ये क्या है, ग्रेविटी को जी, ठीक है, जी को करती है, एक्सेलेरेशन जो होता है। अब जी क्या है, जी इज एक्सेलेरेशन। जी हमारा क्या है, ये एक्सेलेरेशन है, एम एस है, एफ फोर्स है। जी हमारा स्मॉल भी हो सकता है और क्या बड़ा भी हो सकता है, बिग या स्मॉल। 9th क्लास में आपने पढ़ा था गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पिसा टावर उसने एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो वो इसमें इसी जी के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 13 पे, जो कि क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको मारते हैं तो वो डबल आपको मारेगी। आप खुद अपनी मिसाल ले लें कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो वो भी अगर आपको एक थप्पड़ मारेगा तो वो उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 थप्पड़ आपको मारेगा तो इसका मतलब वो डबल रिएक्शन होगा। इसी तरह मैं एग्जांपल अक्सर देती होती हूँ कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हमें उसे दीवार, जैसे बॉल है उसको दीवार पे फेंका है, वो वापस आ गई है आपके पास, तो जो वो वापस आई है वो उसको रिएक्शन है, लेकिन किस सिमत में, ऑपोजिट सिमत में। आपने तो उसे सीधा भेजा था ना, लेकिन वो वापस टकरा के आई है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। और जब गई थी किस में गई थी, सीधा, ठीक है। तो यानी कि उसका एक्शन जिसमें आपने फेंका और रिएक्शन जिसमें वो वापस आ गया जी। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 14 है। उसमें वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल देन व्हाई अ बॉडी एक्सेलरेट एट ऑल। अगर हमारा, बच्चे स्टूडेंट्स भी सोचते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अगर हमारा एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो फिर हमारी बॉडी एक्सेलरेट करती है, क्या करती है, ऑलवेज एक्ट करती है, ऑल डेट बॉडी एक्सेलरेट एट ऑल। क्यों, रीज़न क्या है जी, तो रीज़न क्या है,
कंसीडर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मस्ट कंसीडर नेट फोर्स ऑफ द बॉडी। जब हमने एक्सेलरेशन को कंसीडर करना है तो हमने ये बिल्कुल कंसीडर करना है कि हमारी नेट फोर्स क्या है बॉडी की, ठीक है। तो जिस वजह से आप जो है ना इस कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। जी तो ये हमारा जो था ये हमारा था आज का 4 लेक्चर, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।